हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट 3 नगरीय सभ्यता का आरंभ यानी हड़प्पा सभ्यता, इस पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगी। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे नगरों का विकास किस प्रकार हुआ, फिर कांस्य युग कैसे आया, फिर सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, फिर हड़प्पा सभ्यता कैसे आया, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, फिर क्या चीज बोलते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ, किन किन कारणों से, ये सब सारा चीज के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का नगरों का विकास। धातुओं का प्रयोग से मानव जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मनुष्य ने घुमंतु जीवन छोड़कर स्थायी रूप से बसना शुरू किया। नदियों के किनारे गांव बसने लगे। तो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे धातु का उपयोग काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, तो लोग अब घुमंतु को छोड़ करके स्थायी होने लगे और नदियों के किनारे बसने लगे। श्रम विभाजन शुरू हुआ, जिससे कई व्यवसाय विकसित हुए। किसानों के साथ कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, मोची जैसे दस्तकार बने। तो लोग जब स्थायी होने लगे तो अपना व्यवसाय के लिए यानी श्रम मतलब व्यवसाय के लिए अपना कुछ कुछ काम करने लगे। ठीक है, फिर जैसे किसानों के साथ कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, मोची तथा दस्तकार बने। लोग जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने लगे। वस्तुओं का विनिमय शुरू हुआ। किसान और दस्तकार हाट बाजार में इकट्ठा होकर वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। समय के साथ हाट, कस्बे, नगर बड़े शहरों में विकसित हो गया। तो अब धीरे धीरे जब आदिमानव लोग खेती करने स्टार्ट किए, खेती करने लगे, तो अब इस टाइम पे ऐसा हुआ कि वो लोग व्यवसाय के बारे में सोचने लगे कि व्यवसाय कैसे किया जा सके। तो वो लोग खेती को थोड़ा ज्यादा उत्पादन करने लगे, यानी खेती का जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने लगे। और फिर वही सामानों को यानी सब्जियां वगैरह जो भी था, जो खेत से निकलता था, उसको बाजार में जाकर के उसका वस्तु विनिमय करते थे, यानी आदान प्रदान करते थे। यानी वो सब्जियों को किसी और को देते थे और उसके बदले कुछ और लेकर के घर आते थे, क्योंकि उस टाइम मुद्रा वगैरह तो कुछ था नहीं, तो वस्तु विनिमय का ही प्रणाली था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ज्यादा उत्पादन करके वो लोग अपने वस्तुओं को बाजार लेकर जाते थे और बाजार में वस्तुओं का विनिमय प्रणाली शुरू हो गया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो हाट, कस्बे, शहरों में विकसित हो गए। सभ्यता क्या है? सभ्यता का आरंभ तब हुआ जब मानव के पास पर्याप्त भोजन होने लगा। इससे उसे अन्य बातों पर सोचने का समय मिला। बेहतर मकान और वस्त्र बनाने की शुरुआत हुई। तो सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ? सभ्यता का आरंभ तब हुआ जब लोग यानी आदिमानव लोग जो है वो अपने जरूरत से ज्यादा उत्पादन को बढ़ाने लगे। ठीक है, तब सभ्यता का आरंभ हुआ और वो लोग धीरे धीरे सोचने लगे कि अब इसको कैसे विकसित किया जा सकता है। ठीक है, फिर वो अपने वस्त्र, फिर मकान के बारे में भी धीरे धीरे सोचने लगे। मानव ने लिखना पढ़ना सीखा। खेती और व्यापार में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग हुआ। मानव जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने लगा। अलग अलग धारणाओं से विभिन्न धर्मों का विकास हुआ। अब मानव धीरे धीरे लिखना पढ़ना भी स्टार्ट किया। मानव ने सोचने लगा कि अब खेती को किस प्रकार ज्यादा विकसित किया जा सके। फिर मानव ने जन्म, मृत्यु, ये सब सारे चीजों के बारे में सोचने लगा। ठीक है, सभ्यता में शामिल प्रमुख तत्व। सभ्यता के प्रमुख तत्व है, पहला है शहरी जीवन, दूसरा है व्यापार और वाणिज्य, तीसरा है कला और संस्कृति, चौथा है विकसित लेखन कला और पांचवा है उत्तम शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कांस्य युग। कांस्य युग यानी आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्य को लेकर कुछ होगा इसमें। ठीक है, जिस काल में औजार और हथियार कांसे से बनाए जाते थे उसे कांस्य युग कहते हैं। कांस्य युग उसे कहते हैं यानी कांस्य काल उसे कहते हैं जिसमें औजार और हथियार जो थे, उपयोगी औजार और हथियार, वो जब कांसे के बनाने जाने लगे तब उस काल को कांस्य युग कहा जाता है। यह पाषाण युग के बाद आया। धातु की खोज से मानव को मजबूत औजार मिले। खेती और पैर काटना आसान हो गया। कांसे से हथियार भी बनाए जाने लगे। कांस्य युग जो है वो पाषाण युग के बाद आया था।
फिर धीरे धीरे कांसे से हथियार बनाया जाने लगा, और वो जो हथियार है वो पेड़ वगैरह काटने में काफी काम आने लगा, ठीक है, आसान हो गया। कांस्य युग की शुरुआत और अंत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ। मेसोपोटामिया में लगभग 3500 ईसा पूर्व कांसे का उपयोग शुरू हुआ। चीन में लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसका उपयोग शुरू हुआ। कांस्य युग को 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। कांस्य युग जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब जब एक जगह पे जैसे कोई सभ्यता आरंभ हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में जब दूसरे को पता चला तब वहां से आरंभ हुआ। तो इस प्रकार धीरे धीरे मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग जगह आरंभ हुआ। जैसे मेसोपोटामिया में वहां पे 3500 से ईसा पूर्व में कांसे का उपयोग हुआ, ठीक है, यानी कांस्य युग यानी कांसे का वहां पे हथियार वगैरह बनाया जाने लगा। चीन में हुआ 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे कांसे का युग मतलब शुरू हुआ, यानी कांसे से हथियारों को बनाना शुरू किया गया, ठीक है। तो इसका एक पैमाना है कि कांस्य युग 3500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हम लोग का प्राचीनतम सभ्यताएं। विश्व भर में सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में शुरू हुआ। लगभग 5000 वर्ष पूर्व 4 महान सभ्यताएं विकसित हुई, यानी विश्व भर में 4 सभ्यताएं विकसित हुई, यानी पूरा वर्ल्ड में सिर्फ 4 सभ्यता विकसित हुई लगभग 5000 वर्ष पहले। पहला सभ्यता है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। दूसरा है नील नदी के किनारे विकसित हुई मिस्र की सभ्यता, जो कहाँ हुई थी, पूर्वोत्तर अफ्रीका में। तीसरा है यूफ्रेट्स तथा टिग्रिस नदियों के किनारे विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो हुई थी पश्चिमी एशिया में। चौथा कारण है हवांग हो और यांगत्से नदियों की घाटी में विकसित हुई चीन की सभ्यता, जो हुई थी पश्चिमी एशिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सभ्यताओं के नदी घाटियों में विकसित होने के कारण, यानी कि जो नगर थे आदिम काल में, जो नगर थे वो सारे नदियों के किनारे क्यों बसा, ठीक है, और बसा तो फिर जैसे बसा वहां पे फिर सभ्यता प्रारंभ हुआ। तो सभ्यता प्रारंभ हुआ तो वहां पे सभ्यता प्रारंभ हुआ तो नदी के किनारे ही क्यों वो बसा, ठीक है। विकसित होने के क्या कारण थे? प्राचीनतम सभ्यताओं के नदियों के किनारे विकसित होने के अनेक कारण हैं। पहला, नदी के पानी का प्रयोग फल, सब्जियां तथा अनाज की फसलें उगाने के लिए किया जाता था। मनुष्य मछलियां और कई प्रकार के जल पक्षी भी खाता था। दूसरा, पशुओं के चरने के लिए चारागाह पास ही होता था। तीसरा, घाटियों की जलवायु गर्म तथा सुहावनी थी, घाटियों में कभी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती थी। चौथा कारण है नदियों से संचार तथा परिवहन के साधन सुलभ हो जाते थे। प्राचीन युग में नगरों को जोड़ने वाली लंबी या अच्छी सड़कें नहीं थी। तो उसके 4 प्रमुख कारण थे, यानी नदी के किनारे सभ्यता का विकसित होने के 4 कारण थे, प्रमुख 4 कारण थे। पहला था कि वहां से नदी के पानी से ही जो आदिम युग में जो आदि मानव लोग थे वो नदी के पानी से ही अपना खेती वगैरह करते थे, यानी सब्जियां वगैरह उगाते थे, ठीक है। और नदी में ही जो मछली वगैरह जो भी रहता था या पक्षी मतलब जल पक्षी वगैरह जो भी रहता था उन लोग को ही खाने के में भी काम आ जाया करता था, ठीक है। दूसरा कारण था कि पशुओं को चराने के लिए चारागाह पास में ही होता था, नदी के पास में ही होता था, जिसके कारण भी वो लोग वहां रहते थे। फिर तीसरा कारण है कि वहां की जलवायु काफी अच्छी थी, नदी के किनारे जलवायु काफी अच्छी थी, वहां ज्यादा ठंड भी नहीं रहता था, ठीक है। चौथा कारण ये है कि वहां पे संचार और परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी थी, क्योंकि पहले के टाइम पे तो ज्यादा लंबी सड़कें वगैरह कुछ था नहीं, तो वो लोग नदी से ही संचार और परिवहन यानी आना जाना करते थे, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कब खोज किया गया, किसने किया था और
क्या बोलते हैं, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पहले भारत में विकसित हुई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के अवशेष खोजे रावी नदी के किनारे। 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष खोजे सिंध लड़कारा में। दोनों नगर सिंधु नदी घाटी में होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हड़प्पा की खोज पहले होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह लगभग 4700 वर्ष पहले अपने पूर्ण विकसित अवस्था में थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो 5000 पहले ही भारत में विकसित हो चुकी थी, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा कहाँ पे, रावी नदी के किनारे पे, ठीक है। और फिर 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा सिंध लड़कारा में, ठीक है। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो से पहले ही आ गया था, ठीक है, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और ये दोनों जो सभ्यताएं हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो के जो अवशेष, यानी हड़प्पा में जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा में जो खोजा और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष जो सिंध लड़कारा में खोजा, ये दोनों ही अवशेष जो थे वो सिंधु नदी घाटी के किनारे भी थे, इसलिए इन दोनों सभ्यताओं को ही सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो 4700 वर्ष पहले बिल्कुल अपने स्थिति में था, ठीक है। सभ्यता का प्रसार 1921 में अब तक 250 से अधिक स्थलों का पता चल चुका है। उनकी सभ्यताएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती है। ये अवशेष निम्नलिखित जगहों पर पाए गए हैं। 1921 से अब तक, ठीक है, 250 से भी अधिक अवशेष पाए गए हैं, यानी अधिक सभ्यताएं पाए गए हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, कुछ यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है, जैसे गुजरात में लोथल, सिंध में चानूदरो, राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपर, पांचवा उत्तर प्रदेश में आलमगीर और छठा हरियाणा में बनवाली। ये सभी जगहों पर हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई है, ठीक है। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशाल क्षेत्रों में फैली हुई है। यह सभ्यता लगभग 1000 वर्ष तक रही। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो संस्कृति है वो बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, ठीक है, इन सभी जगहों पर, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर लगभग 1000 वर्ष तक बिल्कुल उसी रूप में थी, ठीक है, मतलब फैली रही। इसको पूरा आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का बच्चों, नगर योजना और जल निकास प्रणाली। नगर योजना यानी नगर को किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, और जल निकास प्रणाली यानी जो गंदगी है, यानी जो गंदा पानी है वो किस प्रकार नगर से यानी गांव से बाहर गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरों की योजना बहुत सुव्यवस्थित थी। नगरों को 2 वर्गों में बांटा गया था। पहला ऊपरी भाग जो दुर्ग क्षेत्र था और दूसरा निचला भाग जो आम नगर था, ठीक है। और दोनों भागों को और सड़कें पक्की ईंटों से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और इसमें दो, और इसको ना बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था, यानी सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। और इस नगर में यानी हड़प्पा सभ्यता में 2 नगर महत्वपूर्ण 2 नगर थे, ठीक है। पहला ऊपरी भाग जो दुर्ग में था और दूसरा निचला भाग जो एक आम नगर था। और ये दोनों ही भाग जो पक्की ईंटों से बनाई गई थी और इसके जो सड़क थे वो भी पक्की ईंटों से बनाए गए थे। सड़कें सीधी और चौड़ी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान 1 या 2 मंजिले के होते थे और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे। घरों में स्नानागार और कुएं की सुविधा थी। खिड़कियां कम थी और दरवाजे अधिक थे, ठीक है।
सड़क जो था वो सीधी और काफी चौड़ी होती थी और वो डायरेक्ट जाके समकोण पर काटती थी, यानी एक नगर इधर से जा रहा है और एक नगर इधर से, ठीक है, और फिर वो लास्ट पे जाके एक लास्ट पे ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। और इसमें इस नगर में जो था वो उसकी मतलब खिड़की मकान जो था वो 2 मंजिले का होता था और प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे, ठीक है। और इसमें नहाने की भी सुविधा थी, यानी स्नानागार थे और कुएं भी थे काफी। और प्लस इसका जो मतलब इस नगर में जितने भी थे खिड़कियां ज्यादा थी, ठीक है, इसमें और दरवाजे मतलब खिड़कियां कम थी और दरवाजे अधिक थे। बड़े भवन भी बनाए गए। हड़प्पा की प्रमुख भवन है विशाल अन्न भंडार, उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी, सफाई के लिए मैनहोल की व्यवस्था थी, नालियां पक्की ढकी और नालियों से जुड़ी हुई होती थी, ठीक है। यानी कि इसमें एक विशाल भवन भी बनाया गया था जिसे विशाल अन्न भंडार कहा जाता है, जहाँ पे मतलब खानों का गोदाम रहता है, मतलब जो भोजन वगैरह का है उस चीज का गोदाम को विशाल अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो जल निकासी प्रणाली मतलब जल निकासी जो था वो काफी उत्कृष्ट ढंग से बनाया गया था, यानी काफी अच्छे ढंग से बनाया गया था, ठीक है। और इसमें जो नालियां थी जो मतलब वो डायरेक्ट घरों से जुड़ी हुई होती थी ताकि जो जल निकास हो वो अच्छी तरीके से बाहर तक चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। स्नानागार यानी नहाने वाला रूम, ठीक है, बहुत बड़ा था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। इसके बीच में एक खुला आंगन और चारों ओर बरामदे थे। यह पक्की ईंटों से बना था और दीवारों पर जलरोधी प्लास्टर किया गया था। स्नानागार का आकार लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। इसमें पानी कुएं से लाया जाता था। इसका उपयोग धार्मिक अवसरों पर स्नान के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। इसमें जो था वो इसमें एक बीचों बीच में एक खुला आंगन था और बरामदे भी थे, ठीक है। और ये जो था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था, ठीक है। और इसमें ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा बनाया गया था, ठीक है। और इसमें जो पानी आता था वो कुएं से आता था डायरेक्ट, ठीक है। और इसका उपयोग जो था वो धार्मिक अवसरों पर किया जाता था, यानी जब धर्म से रिलेटेड कुछ वर्क होता था तब इससे ही लोग नहाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों का सामाजिक जीवन। लोगों का सामाजिक जीवन यानी लोगों का उस टाइम पे जीवन किस प्रकार का था। भोजन में गेहूं, चावल, सब्जियां मुख्य थे। मांस मछली भी खाते थे। भोजन में गेहूं, चावल, इससे पहले वाला अध्याय में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आदिमानव लोग यही सब खाते थे, गेहूं, चावल, है ना, ठीक है। मांस मछली वगैरह भी खाते थे। और वस्त्र में पुरुष ऊपरी शॉल और नीचे धोती और महिलाएं कमर पर करधनी से बंधा वस्त्र पहनती थी जो सूती और ऊनी के थे। और उस टाइम पे जो वस्त्र थे यानी जो पहनते थे लोग, पुरुष लोग एक शॉल ऊपर में पहनते थे और नीचे ऊपर में शॉल और नीचे धोती, और महिलाएं लोग कमर में करधनी बांधती थी, ठीक है। और ये जो कपड़े थे वो सूती और ऊनी के होते थे क्योंकि उस टाइम पे यही दो चीजों का वो लोग बनाते थे कपड़ा, ठीक है। व्यापार यानी व्यापार उस टाइम किस प्रकार का था। सोना का कर्नाटक से तथा बहुमूल्य पत्थर का गुजरात और ईरान से व्यापार करते थे। सोना का व्यापार जो था वो कर्नाटक से करते थे और बहुमूल्य पत्थर यानी काफी बहुमूल्य यानी बहुत ज्यादा मूल्यवान जो पत्थर था वो कहां से किया जाता था, गुजरात और ईरान से, ठीक है। अन्य वस्तुएं पक्की ईंटों से बनी चूड़ियां, बालियां, मनके तथा छोटे बर्तन, बच्चों के खिलौने, मिट्टी की गाड़ियां, सीटियां, पक्षियों और जानवरों की आकृतियां। अन्य वस्तुओं में जैसे हार वगैरह, बालियां, ठीक है, कान का इयररिंग्स वगैरह, नोज रिंग, ये सब सारा कुछ जो था वो सब भी लोग पहनते थे। और प्लस इनके जो बच्चे थे वो गाड़ी वगैरह से और
क्या जी बोलते हैं, आकृतियों से खेलते थे। ठीक है, सीटियां वगैरह से भी खेलते थे। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का आर्थिक जीवन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार था। ठीक है, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, दाल, चावल, सरसों, अलसी, मटर आदि था। ठीक है, खेती के लिए पहली बार हल का उपयोग किया गया था। कम वर्षा के कारण जल संग्रह करके सिंचाई की जाती थी। ठीक है, तो लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ठीक है, यानी जो हड़प्पावासी जो थे उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। ठीक है, और जो उन लोगों का मुख्य फसलें था जो गेहूं, मटर, अलसी, ये सारा कुछ। ठीक है, और कम वर्षा के कारण वो लोग, मतलब उस टाइम पे काफी अधिक वर्षा होती नहीं थी, तो कम वर्षा के कारण वो लोग जो घर में जो मतलब स्टोर किया जाता था ना पानी को, उसी से सिंचाई करते थे खेतों में। ठीक है, बुनाई कला में लोग निपुण थे। तकली और चरखा मिले हैं। धारीवारे भद्र पुरुष की मूर्ति से वस्त्र पहनने का प्रमाण मिलता है। पालतू पशु बैल, भैंस, भेड़, बकरी, गाय को उपयोगी पशु माना जाता है। और कहा जाता है कि आदि मानव जो लोग थे वो लोग बुनाई में काफी ज्यादा निपुण थे। उन लोगों का तकली और चरखा, जिससे बुनाई वगैरह किया जाता है कपड़ों का, वो दो चीज मिला है वहां से। ठीक है, और धारीवारे जो भद्र पुरुष है उसकी मूर्ति भी मिली है, जिसमें उस मूर्ति में मूर्ति को वस्त्र यानी कपड़ा से ढका गया है। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि आदि मानव लोग जो थे वो वस्त्र पहनते थे। ये तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियोस में। और उन लोग जानवरों को भी पालते थे, जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सारा कुछ। और गाय उन लोग का मुख्य पशु था। ठीक है, क्योंकि वो लोग उससे दूध वगैरह लेते थे। लोग मछली पकड़ते थे और शिकार भी करते थे। लोग दक्षिण और पूर्व भारत तथा एशिया के अन्य देशों से व्यापार के संबंध रखते थे। लोग थल और समुद्री दोनों मार्गों से ही व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के मोहरे मेसोपोटामिया में मिली है व्यापारिक संबंध का प्रमाण। लोग जो थे उस टाइम पे मछली वगैरह, मांस मछली वगैरह सारा कुछ खाते थे। जो नदियों से जो आता था, मतलब पकड़ करके जो लाते थे, वही सब खाते थे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग थे वो लोग व्यापार भी करते थे। ठीक है, दक्षिण पूर्व और भारत एशिया के अन्य देशों से व्यापार भी करते थे। ठीक है, और वो जो व्यापार था वो थल मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों, यानी जमीन से भी और पानी से भी, दोनों तरफ से व्यापार करते थे। यानी दोनों ही रास्ते से वो व्यापारिक संबंध जारी रखते थे। मेसोपोटामिया का एक मोहर मिला है जो व्यापारिक संबंध को प्रमाण करता है। ठीक है, कि यहाँ पे सच में व्यापार होता था। नेक्स्ट हम लोग का कला तथा शिल्प। ठीक है, कला यानी कुछ रचनात्मक क्रियाएं। ठीक है, और शिल्प यानी शिल्पकारी, जैसे कपड़ा वगैरह बुनना। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसके टखनों के नीचे पैर नहीं है। पत्थर की मूर्ति यानी धारीवारे भद्र पुरुष पुरोहित जो साल ओढ़े हुए आधी आंखें मूंद करके हैं। ठीक है, कांस्य नर्तकी की एक मूर्ति मिली है ना, कांस्य की यानी कांसे की, जिसमें उसका पूरा बदन है लेकिन उसका पैर नहीं है ना, यानी लेग नहीं है। पत्थर की एक मूर्ति मिली है धारीवारे भद्र पुरुष की। ठीक है, जो जिसे पुरोहित कहा जाता है। ठीक है, और वो साल ओढ़े हुए, और उनका जो आंख है वो आधा ब्लेंड किया हुआ है। ठीक है, यानी आधा बंद है। मिट्टी के बर्तन जो सामान्य उपयोग के बर्तन हैं, उन्हें साधारण तथा कीमती वस्तुओं के बर्तन पॉलिश किए हुए थे। उन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बने होते थे। यानी वहाँ आदि मानव लोग दो तरह के बर्तन रखते थे। पहला
जो मिट्टी के बर्तन थे जो सामान्य यानी रोज जो उपयोग में लाए जाते थे वो साधारण थे, बट जो कभी जैसे धार्मिक टाइम पे जैसे धार्मिक कुछ पूजा वगैरह कुछ रहता था तब जो बर्तन वो सब निकालते थे वो काफी डिजाइनिंग होते थे, यानी काले वगैरह रंग से डिजाइन किए हुए। ठीक है, उस टाइम धर्म के प्रति कैसे थे सिंधु सभ्यता वाले लोग? अब तक कोई मंदिर, यज्ञ स्थल या वेदिका नहीं मिली है। धर्म की जानकारी मूर्तियों, बर्तनों और पत्थरों की आकृतियों से मिलती है। मातृ देवी की मिट्टी की कई मूर्तियां मिली हैं। पशुपति यानी भगवान शिव जैसी को प्रमुख इष्ट देवता माना जाता है। लोग पैरों और जानवरों की पूजा भी करते थे। यानी उस टाइम पे कोई मंदिर वगैरह था नहीं, वेदिका वगैरह नहीं, कोई यज्ञ स्थल था, तो उस टाइम जो भी बर्तन वगैरह जो भी था या फिर क्या चीज बोलो, धर्म की जानकारियों की जो मूर्तियां थी, बर्तन थे, यही सब चीजों की वो पूजा करते थे। ठीक है, और मातृ देवी की मिट्टी की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपति की जो भगवान शिव जैसे थे उन्हें प्रमुख इष्ट देवता नाम दिया गया। पशुपति को प्रमुख इष्ट देवता का नाम दिया गया। और उस टाइम पे लोग पैरों तथा क्या चीज बोलते हैं, पैरों तथा पशुओं यानी जानवरों की भी पूजा करते थे, जैसे गाय की, है ना। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मुहरे, यानी कि उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुहर यानी पैसा किस प्रकार का था। विभिन्न स्थलों में मुहर 2000 प्लस प्राप्त हुई। मुहरें चौकोर आकार की होती थी। मुहरें पक्की मिट्टी व सिलखरी से निर्माण किए जाते थे। विभिन्न स्थलों पर मुहर जो है वो 2000 से भी अधिक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उस टाइम का मुहर जो था वो चौकोर आकार की होती थी, यानी चरखुट टाइप का होता था। ठीक है, और वो जो मुहर है वो मिट्टी और सिलखरी से बनाया जाता था, यानी निर्माण किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण मुहर पशुपति मुहर थी। इसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा दिखता है। यह आकृति भगवान शिव जैसी मानी जाती है, जो चारों ओर से जानवरों से घिरी हुई है। ठीक है, अन्य मुहरे पर बने पशु जैसे भैंस, सांड, बाघ आदि, हाथी आदि। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मुहर जो था वो पशुपति की मुहर था, हाँ, जो बैठा हुआ दिखाया गया है उसमें। ठीक है, और उसमें यह भी दिखाया गया है कि अनाकृति भगवान शिव की जैसी है, जो चारों ओर से पशुओं से घिरा हुआ है। और जो पशु थे उसमें वो बहुत सारे थे, जैसे भैंस, गाय, हाथी आदि। ठीक है, मुहरें लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालती है। मुहरों पर बनी आकृतियों से हमें पता लोगों की शक्ल, सूरत, पहनावा और आभूषण के बारे में जानकारी मिलती है। मुहरों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाने वाले माल के थैलों पर अंकित किया जाता था। मुहर जो है वो उस टाइम के धार्मिक लोगों के बारे में भी बतलाता है, यानी उस टाइम के धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार की थी, इससे मुहर से भी पता चलता है। ठीक है, और प्लस उस टाइम मुहर से बनी जो आकृतियां थी वो आदिमानव के शकल, सूरत, पहनावा और आभूषण के बारे में काफी जानकारी देती है। ठीक है, उस टाइम पे कैसा उन लोग का पहनावा था, कैसा शकल सूरत था, उस टाइम किस प्रकार के आभूषण पहनते थे, ये सब सारे कुछ के बारे में। ठीक है, और फिर मुहर जो है वो मुहर अगर किसी भी जैसे मुहर को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था तो उसमें थप्पा लगाया जाता था, यानी अंकित किया जाता था कि ये किस जगह पे है। जो मुहर अगर एक स्थान से दूसरे जगह पे जा रहा है, ठीक है, तो जो मुहर जो थैला भर के जो मुहर दिया जाता था तो उस थैले पे उस मुहर का थप्पा लगाया जाता था। तो इससे पता चलता था कि वो मुहर जो है यानी वो जो सामान है वो किस जगह से आया है। तो इसमें भी मुहर का काफी उपयोग था, यानी मुहर से बस थप्पा लगा दिया जाता था तो उससे पता चलता था कि किस जगह से ये सामान आया है। ठीक है, नेक्स्ट है लिपि। हड़प्पा के लोगों ने लिखने की कला विकसित कर ली थी। उनकी लिपि चित्रात्मक थी। लगभग 400 संकेत मिल चुके हैं। इतिहासकार अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ पाया है। हड़प्पा लोगों की लिपि जो थी वो काफी
अलग थी, यानी चित्रात्मक ढंग से थी। ठीक है, लगभग उसमें 400 संकेत मिल चुके हैं, 400 संकेत मिल चुके हैं। बट इतिहासकार अभी तक उसके मतलब जो हड़प्पावासी की जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए। ठीक है, लास्ट हम लोग का पॉइंट है सभ्यता का पतन, यानी सभ्यता खत्म किस प्रकार हुआ। यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व समाप्त हो गई थी। ये सभ्यता 3500 से 1500 तक चली थी और 1500 में उसका एंडिंग हो गया था। ठीक है, इसके पतन के बारे में अनेक मत है। पहला, कुछ लेखकों का मानना है कि हड़प्पा के नगरों को बाहर से लोगों ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया। अन्य लोगों का मत है कि इस सभ्यता का विनाश भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ होगा। यह भी संभव है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, फलस्वरूप यह प्रदेश रेगिस्तान बन गया। यानी कुछ लेखकों का कहना है कि ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका पतन होने के कारण ये कारण हो सकता है कि बाहर से कोई आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया होगा, या फिर कुछ अन्य लोगों का ये मत है कि ऐसा भी हो सकता है कि बाहर आने के कारण, भूकंप आने के कारण, ये दो कारणों से भी सिंधु सभ्यता का पतन हो सकता है। और तीसरा कारण ये भी संभव है कि उस टाइम पे जो नदी वगैरह जो था वो अपना रास्ता बदल दिया होगा, जिसके कारण ये पूरा सिंधु सभ्यता रेगिस्तान फलस्वरूप रेगिस्तान के रूप में बदल गया। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 का सारा पूरा हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा चुकी हूँ पूरा डिटेल में। और ये जो नोट्स है ये काफी अच्छे तरीके से है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। किसी को बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, बिना बुक का ही आराम से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप लोगों को इसमें लिख कर दे चुकी हूँ। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।